अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क, और उस सवाल में एक ही मसला था, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें थी। एक ही मसला था, वो मुझे उम्मीद है इसमें मसला होगा, वो डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा मज़े का पॉइंट था वैसे। उसमें मसला हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, उसके अलावा कोई मसला मेरे ख्याल में होगा नहीं। फिर भी अगर कुछ हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें इनपुट नहीं पता, इनपुट की क्वांटिटी नहीं पता। वो इनपुट कैसे निकलेंगे वो बताता हूँ। इनपुट निकालने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकलेंगे तो नॉर्मल लॉस निकलेगा। एक तो इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी की बस हेर फेर है। पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द टेस्टेड यूनिट्स। अब टेस्टेड यूनिट्स मतलब एक्सपेक्टेड यूनिट्स, तो पहले भी हम यही करते हैं। तो टेस्टेड का वर्ड नया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड यूनिट्स की बात हो रही है। अच्छा, इसमें इनपुट नहीं पता, निकाल लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं? 15,000। इनपुट पता नहीं। क्लोजिंग कितने हैं? 10,000। नॉर्मल लॉस कितना है? पता नहीं। अब नॉर्मल लॉस या गेन कितना है? पता नहीं। आउटपुट पता है। आउटपुट कितना है? 75,000। 50 एक और 25 एक। अब इसमें इतना कुछ मिसिंग है। इनपुट भी नहीं पता, नॉर्मल लॉस भी नहीं पता, नॉर्मल लॉस भी नहीं पता। तो इतने सारे मिसिंग कैसे निकलेंगे? हाँ, एक हिंट है, इन दोनों का टोटल बताया हुआ है। कैसे? लॉस ड्यू टू रिजेक्शन। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ। अब फॉर द मंथ में लॉस आ रहा है, तो फिर ये एक्चुअल लॉस ही है ना। ये देखें, फॉर द मंथ डिटेल बताई हुई कि इस महीने ये हुआ, तो फिर ये इस महीने इतना लॉस हुआ, तो ये एक्चुअल है। तो ये एक्चुअल दिया हुआ है, यानी इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 12,500। तो ये जो टोटल लॉस है 12,500 ये दिया हुआ है। यहां से इनपुट निकाल सकते हैं। आउटपुट है, टोटल लॉस है, क्लोजिंग है और ओपनिंग है। तो इनपुट यहां से बैलेंस करके निकाल सकते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 82,500 आ जाएगा। 82,500 में से 12,500 निकलेंगे 70, ये 10 और निकल गया 60 और 75। हाँ, 82,500 आ जाएगा। ये बैलेंस करके निकला। अब एक बार 82,500 निकल आया, अब हम नॉर्मल और अबनॉर्मल तोड़ सकते हैं। कैसे? ओपनिंग कितने % कंप्लीट है? अच्छा, ये ना ग्रुप में, चूंकि प्रोसेस कॉस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसमें चीजें तो बहुत ज्यादा हैं। ग्रुप में कुछ बच्चों के सवाल से मुझे लग रहा होता है कि कंफ्यूजन हो रही हैं लोगों को स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। देखें, एक तो ये कि जो मैंने आपको समझाया है वो तो समझाया है, सारा कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद मैं जो लिख के देता था कि इसके सामने इसके यूनिट्स नहीं आएंगे, इसके सामने इसके यूनिट्स नहीं आएंगे, और कोशिश करता था कि काफ़ी कंप्रिहेंसिव लिख के दूं कि यहाँ तब लिखना है इफ़ ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है कि लेस देन है, ये क्लियरली लिखता था। समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो आपको सारा लिख के दिया हुआ वो याद भी रखना है आपने, क्योंकि आपके सवालों के अंदर जो बच्चे ग्रुप में सवाल पूछ रहे होते हैं उसमें ये मुझे तो फील हो ही रहा है कि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा घूम जाते हैं। कोई मसला नहीं है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मुझे भी इस पे ग्रिप आने में थोड़ा टाइम ही लगा होगा। हो सकता है 2-4 दफा पढ़ाया हो, फिर डॉट्स कनेक्ट होते गए और ग्रिप आता गया, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है काफी। लेकिन आप पहली दफा ये चीज पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली ग्रिप आने में टाइम तो लगेगा। हो सकता है कि एक लेक्चर में बैठे दिमाग काम कर रहा हो, अगले लेक्चर में फिर मैथ समझ जाए। एक सवाल करते हुए आपको सारा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रहा हो कि अच्छा ये इंस्पेक्शन अब हुई है, इंस्पेक्शन अब नहीं हुई है, अगले सवाल करते हुए आप बिल्कुल डम्ब हो चुके हो। ऐसा हो सकता है। इसी वजह से जो चीजें लिखवाता हूं उनको याद जरूर करके रहा करें।
लेकिन मुझे आपके सवालों से बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा है कि आपने उनको याद भी नहीं सही किया हुआ। जो बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं वो उन रट्टे वाली चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे होते, वो उसको याद करके सवाल भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे होते हैं या कह रहे होते हैं इसका जवाब ये होना चाहिए ना, तो वो तब भी गलत होता है अगर बगैर समझे मेरी लिखवाई हुई चीज़ों को रट्टा लगा लें तो भी उसके मुताबिक गलत कर रहे होते हैं वो। तो जो लिखवाया होता है उसको तो बेटा कम से कम सारे याद करें, पक्का याद करके उसके सवाल सॉल्व करें। एक बार जब हाथ से चीजें गुजरेंगी ना तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा सवाल करते 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 आपके जहन में चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। जैसे किसी चीज को हम देख रहे हैं ना, कोई कोई दूर की पिक्चर है तो गौर करना शुरू करेंगे तो क्लियर होना शुरू होगा। या कभी आप कभी इस चीज का एक्सपीरियंस किया हो कि सोने लगे हैं या लाइट नहीं है और अंधेरा है, शाम हो गई, अंधेरा है, लाइट चलेगी, कमरे में अंधेरा है, तो थोड़ी देर के बाद आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। एकदम से फौरन नजर नहीं आएंगी, लेकिन आस्ता आस्ता आंखें एडजस्ट होनी शुरू हो जाएंगी और वो आपको अंधेरे में भी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको शुरू में अगर घबराहट हो भी रही है तो आप बस जो फॉर्मेट्स बताए हैं उनको कम से कम याद करके सवाल जरूर करें, और बार बार सवाल करते रहने से, सोचते रहने से जो कॉन्सेप्चुअली कमियां रह गई थी वो भी क्लियर होती जाएंगी। लेकिन मुझे आपके सवालों से लग रहा है, जो ग्रुप में सवाल पूछ रहे होते हैं बच्चे, कि वो जो मैंने फॉर्मेट लिख के दिए थे उसको भी नहीं याद करके फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने जहां लिखा था कि ग्रेटर देन और लेस देन, उसमें भी गड़बड़ें कर रहे हैं। उसको तो कम से कम सही तरह याद कर लें। वो इसीलिए तो सारे फार्मूले लिखवाए थे कि सारे बच्चे सवाल तो करने के काबिल हो। समझाता तो बेटा मैं हूं, कोशिश पूरी करता हूं कि जितनी चीजें भी आपको आज तक कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाई है उन सब के मैंने लॉजिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूं। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं और मेरे भी ये कॉन्सेप्ट्स बार बार पढ़ाने की वजह से ही और स्ट्रांग हुए हैं, तो आप पहली दफा में परफेक्शन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते करते इंप्रूवमेंट्स आती हैं। तो मैं समझाता तो हूं, लेकिन जो फॉर्मेट लिख के देता हूं उसको भी याद जरूर किया करें, याद करके सवाल किया करें। हाँ, एक दो चीजें मुझे लग रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। मटीरियल, सिर्फ एक दो सवाल ऐसे थे बस जिनमें मटेरियल की परसेंटेज वर्क इन प्रोसेस में 100 से कम थी। एक दो से ज्यादा सवाल नहीं है। और ये भी वो सवाल थे जब मैंने आपको वो केस 3 समझाया था प्रोसेस 2 का, कि जहां पर क्वांटिटी प्रोडक्ट की लेके चल रहे होते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और होती है और मटेरियल की क्वांटिटी और होती है। मैंने ना एक लेक्चर में ये चीजें समझाई हुई हैं, ये आपकी गैर मौजूदगी में दिया हुआ है, लेकिन सुना है कि नहीं? मैंने ये चीजें बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि जो क्वांटिटी है, क्योंकि हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में क्वांटिटी लिखनी है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्वांटिटी लिखनी है, तो मेजॉरिटी सवालों में ऐसा ही होगा, जितने सवाल अब तक किए हैं कुछ के अलावा ऐसा ही मिलेगा कि जो मटेरियल की क्वांटिटी है वही आउटपुट की भी क्वांटिटी है। यानी अगर मटेरियल ए इतने किलो तो पर आउटपुट भी किलो ही है। अगर मटेरियल ए इतने लीटर्स, मटेरियल बी इतने लीटर्स, तो फिर आउटपुट भी लीटर्स ही हैं। मेजॉरिटी सवालों में ऐसा ही है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो मटेरियल है उसका मेजरमेंट यूनिट कुछ और हो और जो प्रोडक्ट है उसका मेजरमेंट यूनिट कुछ और हो। कैसे? 500 चेयर्स बनाई हैं, 500 चेयर्स। अब ये 500 क्या है? चेयर्स, प्रोडक्ट। इन 500 चेयर्स बनाने के लिए मटेरियल कितना लगा है? 5000 किलो मेटल। अब मटेरियल क्या हो गया? किलो, और प्रोडक्ट क्या है? नंबर। इन 500 चेयर्स बनाने के लिए 250 गज कपड़ा लगा है। अब वो कपड़ा गज में हो गया, चेयर की क्वांटिटी नंबर में है। फर्क आ गया ना नंबर में। तो जितने सवाल हमने अब तक किए थे उनमें मटेरियल और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम चीज होती है। अगर मटेरियल किलो में है तो प्रोडक्ट आउटपुट भी किलो में ही होता है। अगर मटेरियल केजी में है तो आउटपुट भी केजी में ही होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक दो सवालों के अलावा आपको सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे। और इस तरह के सवालों के अंदर आपको कभी भी मटेरियल परसेंटेज वर्क इन प्रोसेस में 100 से कम नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल डल गया तो वह डल गया। हमने जब मटेरियल डाल दिया तो हो गई उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई। हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल प्रोसेस में डाला तो डाल दिया ना मटेरियल सारा, उसमें सारी कॉस्ट लग गई।
तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस में भी मटेरियल तो डल ही चुका हुआ है। तो इस तरह के सवालों में वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल 100% ही होता है। फिर ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की है, इससे क्या मुराद है? प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जितनी देर का प्रोसेस है, यानी अगर पकोड़े तल रहे हैं तो पकोड़े तलने में अगर लेट से 20 मिनट लग रहे हैं तो ये प्रोसेस की ड्यूरेशन 20 मिनट हो गई। पकोड़े तलने में डायरेक्ट मटेरियल, बेसन, आलू वगैरह, ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर, वो वर्कर जो पकोड़े तल रहा है। ओवरहेड्स, तेल है, गैस का बिल है, बाकी और सपोर्टिंग खर्चे हैं। तो वो जो 20 मिनट का प्रोसेस है, बेसन और आलू तो फौरन डल गए, तभी तो वो तलने शुरू हुए ना। तब वो डलेंगे तो तलना शुरू होगा ना। तो 20 मिनट का प्रोसेस शुरू हुआ, मटेरियल सारा का सारा डल गया, तो मटेरियल कॉस्ट सारी के सारी इनकर हो गई। लेकिन वो जो 20 मिनट है, उस 20 के 20 मिनट में लेबर और ओवरहेड्स इवनली इनकर हो रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उस 20 मिनट के एंड पे जाके वर्कर ने आना है। वर्कर उस पूरे 20 मिनट में काम कर रहा है, गैस उस पूरे 20 मिनट में इस्तेमाल हो रही है, बाकी खर्चे उस पूरे 20 मिनट में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जितनी ड्यूरेशन का प्रोसेस चल रहा है, कन्वर्जन इवनली फैली हुई है। ये बात समझ आई कि कन्वर्जन इवनली फैली हुई है। यानी जितनी देर का प्रोसेस है 1 घंटे का, तो लेबर और ओवरहेड्स उस 1 घंटे में बराबर फैले हुए हैं। यानी अगर 1 घंटे की टोटल ड्यूरेशन में से अभी 20 मिनट गुजरे थे, 15 मिनट गुजरे थे, 1 घंटे की ड्यूरेशन के प्रोसेस में से 15 मिनट गुजरे थे, अभी पकोड़े तलते हुए 15 मिनट गुजरे थे और ईयर एंड आ गया, तो वो जो पकोड़े कढ़ाई में हैं उनको निकाल के फेंक देंगे? नहीं, बस वो एक लम्हे के लिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहला जाएंगे। तो उस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर जितना टाइम गुजरा हुआ है, जितने परसेंट टाइम गुजरा हुआ है, उतने ही परसेंट कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई है। ये बात समझ आ रही है? मटेरियल कॉस्ट पूरी लग चुकी हुई है और कन्वर्जन चूंकि टाइम से लिंक्ड है, जितना टाइम गुजरेगा थ्रू आउट द टाइम कन्वर्जन कॉस्ट आहिस्ता 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 इनकर हो रही होगी। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों की एक अजम्पशन है। तो जितना टाइम गुजर चुका हुआ है, कन्वर्जन उतने परसेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो जब कहते हैं ना कि जब आधा टाइम गुजर जाएगा तो हम ढक्कन उठा के देखेंगे कि सब सही है, यानी इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का ताल्लुक तो टाइम से है। तो चूंकि इंस्पेक्शन हम कहते हैं जब 50% प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा, यानी जब टाइम 50% गुजर चुका होगा तो इंस्पेक्शन होती है, तो यही 50% फिर कन्वर्जन भी होगी। इसलिए हम इंस्पेक्शन की जो परसेंटेज स्टेज है वो कन्वर्जन की परसेंटेज स्टेज के साथ मैच करके देख रहे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? अब आपने लेक्चर नहीं सुने लेकिन फिर भी समझ आ रही है ना? तो जिन्होंने सुनने में उनको भी उम्मीद है समझ आ रही होगी कि जो स्टेज हम देखते हैं ना, इसी तरह स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन, कि कितने परसेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा तो नया मटेरियल डल जाता है। ये भी बात टाइम की हो रही है कि अगर 1 घंटा पूरा प्रोसेस चलना है और आधे घंटे के बाद हमने नया मटेरियल डाल देना है, इसका मतलब स्टेज ऑफ मटेरियल एडिशन कितनी है? 50%। अब ये 50% किस चीज की बात हो रही है? टाइम की ना। लेकिन बात तो सुन रहे हो कि नहीं? न्यू मटेरियल वाली बात दोबारा सुने। एक मैंने इंस्पेक्शन की बात की, बल्कि फिर से सुने। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में एक अजम्पशन है कि जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो थ्रू आउट द प्रोसेस इवनली इनकर हो रही है। यानी अगर 10 घंटे प्रोसेस का टाइम है तो कन्वर्जन कॉस्ट उस 10 घंटे में बराबर फैली हुई होगी। अगर 10 में से 5 घंटे गुजरे हैं और मंथ एंड आ गया, तो जो मशीन के अंदर चीजें पड़ी हुई थी उनको निकाल के स्विच बंद करके तो नहीं कहेंगे ना जाओ भाई घर जाओ, मंथ खत्म हो गया। बस उस एक लम्हे के लिए वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहला जाएंगे। प्रोसेस चलता रहेगा और अगले ही लम्हे वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहला जाएंगे। तो अगर 10 घंटे के प्रोसेस में से 5 घंटे गुजरे थे तो टाइम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ था? 50%। तो कन्वर्जन भी 50% ही कंप्लीट हुई थी, लगी हुई थी। क्योंकि कन्वर्जन में अजम्पशन क्या है कि जो प्रोसेस की ड्यूरेशन है उतनी ही आस्ता 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 कन्वर्जन हो रही है। इसलिए जो इंस्पेक्शन स्टेज है उसका ताल्लुक टाइम से है, टाइम से। स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन, इसका ताल्लुक भी टाइम से है।
टाइम से कैसे? जब प्रोसेस 10 घंटे का 7 घंटे गुजर चुके होते हैं, यानी जब 70% काम हो चुका होता है, 70% टाइम गुजर चुका होता है, तो हम ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का ताल्लुक है टाइम से। लेकिन अगर कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है कि ये 60% कंप्लीट है, तो 60% कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट है इज इक्वल टू टाइम कितना गुजर चुका हुआ है। अगर कन्वर्जन कॉस्ट 60% कंप्लीट है तो टाइम कितना गुजर चुका हुआ है? 60%। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो कन्वर्जन परसेंटेज है कंप्लीशन, एक्चुअली वही टाइम गुजरा हुआ है। और चूंकि स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन और इंस्पेक्शन इनका ताल्लुक टाइम से है, तो वो हम टाइम कितना गुजर चुका हुआ है इसका अंदाजा कन्वर्जन कितनी कंप्लीट है इससे लगा लिया करते हैं। समझ आइए? तो आपने स्टेज ऑफ मटेरियल एडिशन, इंस्पेक्शन स्टेज, इसको हमेशा कन्वर्जन से लिंक करके देखना है। वैसे तो सवालों में हमेशा मटेरियल की परसेंटेज 100 ही हुआ करती है क्योंकि फौरन मटेरियल डल जाता है, लेकिन बस कुछ गिनती के सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनमें मटेरियल परसेंटेज 100 से कम हो, और ये सिर्फ तब होगा जब क्वांटिटी प्रोडक्ट की और होगी और मटेरियल की और होगी। तो फिर जो क्वांटिटी स्केड्यूल बन रहा होगा, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन रही होगी, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से बन रही होगी। सिर्फ ये 2-3 सवाल ऐसे हो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी और है, मटेरियल की और है, तो उन सवालों में ही होगा, अगर होगा कि वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल की परसेंटेज 100 से कम है। इवन देन आप स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन और इंस्पेक्शन किसको देख रहे होंगे कि इंस्पेक्शन हो गई है कि नहीं हो गई है, नया मटेरियल ऐड हो गया कि नहीं हो गया है, किसको देख के अंदाजा कर रहे होंगे? कन्वर्जन की परसेंटेज कंप्लीशन को। ये मुझे लगता है मैंने काफी वाजे करके इसको समझा दिया है, तो इससे हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत सारी क्लैरिटी। अच्छा, ये ना मैं ग्रुप में अभी लिख देता हूं। लेक्चर कितना टाइम गुजरा है तकरीबन? मेरा ख्याल है चलो ग्रुप में कह दिया। एक तो लोग मैसेज भी नहीं ना पढ़ते पिछले, वही सवाल बार बार लोग कर रहे होते हैं। एक वो हॉर्न बिल ऐसा पड़ गया पीछे, हाँ वो भी बहुत हुआ है। हॉर्न बिल चूंकि आजकल बार बार हॉर्न बज रहा है ना, तो मुझे वो इरिटेशन हो रही है। तो आप ना वही मेहरबानी है मैसेजेस सारे देख लिया करें।
आप बेशक 3-4 दिन लेट हैं लेक्चर सुनने में, मैंने पहले भी एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आप लोग जितना लेट है ना, आप लोग उतने दिन की बीच में कन्वर्सेशन पढ़ा करें, क्योंकि आपको जो दिल में सवाल आ रहे हैं वो किसी ना किसी ने पूछ लिए होंगे, वो एड्रेस हो गए होंगे, या हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स के सवालों से भी आपको कुछ और सीखने को मिले। अच्छा, क्या कर रहा था मैं यार? ये तो मैंने आज खत्म कराना था। अभी तो मैंने सिर्फ होमवर्क ही डिस्कस किया। चलो अभी तो पार्टी शुरू है। वैसे मज़े की बात, ये जो मैंने अभी समझाया ना, ये इतनी दफ़ा पढ़ाने के बाद ये अब मेरे जहन में एंगल क्लिक किया है कि कन्वर्जन को हम एक्चुअली टाइम से लिंक कर रहे होते हैं और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन और एडिशन का ताल्लुक टाइम से है। ये अब जाके क्लिक किया जो मैंने बताया। कहाँ एंड किया था? एक सवाल क्लास में किया था, हाँ, और वो जो किया था उसका आंसर बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि सही है कि नहीं। मैं पर यूनिट कॉस्ट तक निकलवा गया, नहीं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक तो बोर्ड पे कर गया था, 1591975 1591975। इसके बाद वाली फिगर्स बता देता हूँ। इसके बाद हमने इसको एलोकेट करना है एनआरवी की बेसिस पे। यूनिट्स आ जाएंगे ए के 10,500, वो जो टेबल बनाया था ना एक, वो बता रहा हूँ, ए के 10,500, बी के 7,000। फिर एनआरवी पर यूनिट आ जाएगी, ए की 200 और बी की 340। फिर इस टोटल एनआरवी आ जाएगी 2.1 मिलियन और 2380000। और फिर इसकी रेशो में 1591,975 को बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 746,238 और बी के हिस्से में आएगा 845,737। और जब इससे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी तो प्रोडक्ट ए के लिए 10,500 से डिवाइड करेंगे तो 71.07 आएगा और बी के लिए 120.82 आएगा। ये मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो जिनका गलत हो मैंने फिगर्स भी बता दी हैं आपको ताकि टैली कर लें। जॉइंट प्रोडक्ट्स फिलहाल काफ़ी है। अब मैं बाय प्रोडक्ट बताने लगा हूँ, फिर बाय प्रोडक्ट मिला के फिर से जॉइंट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस आएगी। तो अब पहले बाय प्रोडक्ट सुन लें, जॉइंट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस फिर उसके बाद दोबारा भी हो जाएगी। या जॉइंट की एक प्रैक्टिस और करा दूं? क्या? कौन सा? फिर नहीं तो एनी केस करूंगा तो बोर्ड पे ही ना। वही सोच रहा हूँ कि मैं ही करवा दूं या होमवर्क दे दूं। होमवर्क दे भी दिया ना तो ये जिस तरह से सॉल्व हुआ है ना, कराना मुझे ही पड़ेगा। अच्छा, राइस की बुक में देखो
हाँ जी, राइस की बुक में देखो स्प्रिंग 13 का एक सवाल होगा कॉलन लिमिटेड का, COLON है कि नहीं है? LON कॉलन लिमिटेड। स्प्रिंग 13। हाँ ठीक है। जी बिल्कुल है, क्यों? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट की ना एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, बाय प्रोडक्ट फिर मैं उसकी बात कराता हूँ। अच्छा, प्रोसेस मैंने बहुत टाइम लगाया है और बजटिंग पे भी बहुत टाइम लगना है। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं और ये प्रोसेस पहला चैप्टर था जो एक बड़ा हैवी चैप्टर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। इस तरह के और हैवी चैप्टर आगे भी आने हैं, क्योंकि पहला था, अब आप स्टार्ट हो रहे हैं, अब आपका गियर चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसमें आप अगर मजीद देर लगा देंगे ना तो अगले चैप्टर में मुश्किल हो जाएगी। तो बस अब आप बड़े हो जाएं फ़ौरन, और अब आप सारे चीते बन चुके हैं कॉस्ट के। अच्छा, एक सवाल है कॉलन लिमिटेड, पैक की बुक में पेज 195 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 है, स्प्रिंग 2013, और राइज की बुक में पेज 321 क्वेश्चन नंबर 9 है। ये पहले तो मैंने सोचा था कि आप खुद ही कर लें, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं करा देता हूँ। तो आप इस सवाल को पढ़ लें, करते हैं बोर्ड पे, पढ़ लीजिए सवाल, करते हैं बोर्ड पे। असल में सवाल इतना मुश्किल नहीं है, अभी मैं बोर्ड पे करूंगा तो आपको भी लगेगा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ना डिसीजन मेकिंग मिक्स है, और मैंने ये सवाल डिसीजन मेकिंग में दोबारा जाके कराना है। तो चूंकि एक्स्ट्रा डाटा है इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, वरना जो करूंगा आप देख लीजिएगा इतना मुश्किल नहीं है। पढ़ लिया? अच्छा, एक तो इसमें ना पार्ट ए के अंदर खुद से लिख लें, क्योंकि पार्ट ए क्या लिखा हुआ है अभी उसमें, पढ़ो जरा। बस इसके आगे कर लें, कॉमा करके आगे या ब्रैकेट में लिख लें, पार्ट ए को खुद और बढ़ा लें। ये जो लिखा है ना, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड अपोर्शन देम टू द टू प्रोडक्ट्स, इसके आगे लिखिए, ब्रैकेट में लिख लें, इग्नोरिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शन। क्योंकि जो फर्दर प्रोसेसिंग की ऑप्शन दी हुई है ना, ये पार्ट बी के लिए असल में दी हुई है। ये एग्जामिनर ने सवाल ये सोच के बनाया था कि मैं एक चीज़ पार्ट ए पूछ लूँगा, दूसरा पार्ट बी पूछ लूँगा, लेकिन वो क्लैरिटी पार्ट ए में नहीं हो पाई,
कि पार्ट ए में जब हमने NRV की रेशो में बांटना है तो वो करंट वाली में बांटना है या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली में बांटना है। तो चूंकि पार्ट बी में उसने फर्दर प्रोसेसिंग का पूछा हुआ है तो इसलिए मैं सवाल में इंप्रूवमेंट करा देता हूं कि पार्ट ए में आप लिख लीजिए इग्नोरिंग फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शन, यानी इस पार्ट ए को करते हुए सीड्स का कोई काम नहीं, डिपार्टमेंट बी का कोई काम नहीं है। तो आसान सा सवाल ही है, डाटा ज़्यादा था इसलिए आपसे हैंडल करने में मुश्किल होनी थी तो मैं खुद करा रहा हूँ। ये सवाल मैं दोबारा कराऊंगा डिसीजन मेकिंग पढ़ाते हुए। अच्छा, अब हमें जॉइंट कॉस्ट बांटनी है पोलन में और स्टिग्मा में। तो सबसे पहले क्या चाहिए फिर, जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए ना। जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, कैसे, जैसे कल किया था, लेकिन सिर्फ 10 नंबर में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी अच्छी बात यह है कि ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस तो गया। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें कहाँ बताया है कि एक्चुअली इतना लॉस हुआ या एक्चुअली कितने यूनिट्स बने, नहीं बताया ना। इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, ये कोई गुजरे हुए पीरियड की नहीं है। चूंकि डिसीजन मेकिंग करनी है ना, ये पार्ट बी में ना डिसीजन मेकिंग है, एडवाइज कि हम ये करें कि ना करें, तो ये फ्यूचर की चीज है। डिसीजन तो हमेशा फ्यूचर से रेलेवेंट होता है, पास्ट जो हो चुका वो थोड़ी डिसीजन करना। अब आप सीए कर रहे हैं, अब आपसे ये थोड़ी डिसीजन करना पूछा जाएगा, अच्छा भाई बताओ मैट्रिक में साइंस रखना है कि आर्ट्स रखना है, वो तो कर रहे हैं आप। डिसीजन तो फ्यूचर के बारे में होता है, तो इसमें चूंकि डिसीजन था इसलिए ये सारा फ्यूचर है। अब ये जो फ्यूचर है, हम इसमें कैसे जाने कि कितना एबनॉर्मल लॉस होगा? नहीं होगा, नॉर्मल लॉस ही होगा। फिर वो तो पास्ट गुजरा होता है, पता होता है कि इतना लॉस हो गया, इतना होना चाहिए था, तो एबनॉर्मल है। ये तो बात ही सारी फ्यूचर की हो रही है, तो इसलिए लॉस भी कौन सा है? सिर्फ नॉर्मल। तो ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है। तो जो सारी की सारी कॉस्ट हैं वो किसकी हैं? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, दोबारा देखें। मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाता हूं, फिर उससे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाऊंगा, फिर उससे कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालूंगा। यही करूंगा ना। तो मैं पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचता हूं। वेटेड एवरेज है कि FIFO है? ये अभी जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं ना लिखना चाहे, वेटेड एवरेज है कि FIFO? नहीं बताया हुआ, बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो कौन सा FIFO वेटेड एवरेज? FIFO वेटेड एवरेज वहां चाहिए होता है जहां ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल में होता है। जब है ही नहीं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो फिर FIFO वेटेड एवरेज बता के करना भी क्या था? पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालें? हम यहां लिखते होते हैं करंट पीरियड कॉस्ट और इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट से, यही करते हैं ना। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है, और अगर नॉर्मल लॉस है तो वो भी यहां से माइनस हो रहा होता है, ऐसा ही है। तो इसको फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं? मटेरियल का कॉलम अलग होता है, कन्वर्जन का अलग होता है। हाँ, एक चीज और जो यहां निकल आएगी कॉस्ट पर यूनिट, हमने बांटना किसको है? हमने बांटना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को। कंप्लीटेड यूनिट्स इनटू ये दोनों कर लेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं, ओपनिंग तो है नहीं, कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसकी हुई? बस सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स। फर्ज कर लें ये 3000 है, फर्ज करते हैं 3000 है, इधर भी 3000, इधर भी 3000,
हम ये पर यूनिट कॉस्ट दो अलग अलग क्यों निकाल रहे होते थे? मटेरियल अलग, कन्वर्जन अलग, पर यूनिट क्यों निकालते थे? उसकी वजह से इन दोनों के यूनिट्स फर्क होते थे, तो इसका डिनोमिनेटर और होता था, इसका डिनोमिनेटर होता था। अभी इस सवाल में मैंने कहा है फर्ज करें ये 3000 है, तो इसका डिनोमिनेटर 3000, इसका तो दो अलग अलग निकालने की जरूरत है, या इनको मिला के 3000 से डिवाइड कर लें। यानी हम इन पूरी कॉस्ट फॉर द मंथ को ऐड करके 3000 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 3000 ही क्यों? क्योंकि ईपी में सिर्फ कंप्लीटेड है। 3000 से डिवाइड करके क्या निकला? कॉस्ट पर यूनिट निकल आई। अब क्या करूं? इस कॉस्ट पर यूनिट कितने से कितने हैं वो? इधर बोर्ड पे देख के बताओ ना। 3000 तो क्या आंसर आ जाएगा? यही आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, हमें यही चाहिए था, यही आ जाएगा। तो इस सब की जरूरत है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालें, फिर कॉस्ट पर यूनिट को कंप्लीटेड से मल्टीप्लाई करें, जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट्स ही हैं ईपी में, और कुछ है ही नहीं। ना ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना एबनॉर्मल लॉस है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, गिवन नहीं है। एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर का डाटा एबनॉर्मल तो अभी निकाल ही नहीं सकते। तो जब है ही सिर्फ कंप्लीटेड, तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए कंप्लीटेड से ही डिवाइड करना है, और फिर उसी पर यूनिट को उन्हीं कंप्लीटेड से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वही आ जाएंगी ना जो इनका टोटल है, ठीक है। तो हमें यह सब करने की इस सवाल में जरूरत ही नहीं। तो सीधा सीधा सवाल कहां से शुरू हुआ? जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, 75,000 इंटू 60, 4500,000। डायरेक्ट लेबर कितना है? 75,000 इंटू 60, 12,000 इंटू, मटीरियल एक ही है, डिपार्टमेंट ए है ना, डिपार्टमेंट बी तो फर्दर प्रोसेसिंग है। हम तो सिर्फ डिपार्टमेंट ए की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ डिपार्टमेंट ए की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोलन और स्टेगमा जॉइंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए के हैं। डिपार्टमेंट बी तो एक और डिपार्टमेंट है जहां पर सीड्स बनने हैं, तो वो मैंने कहा अभी इग्नोरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। लेबर का रेट कितना है? 150। कितना? 1800,000। अप्लाइड एफओएच 120 एक है और 100 एक है, 220 हो गए। 125 एक है और 100 एक है, 225। वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग दिए हैं, हम उनको मिला लेते हैं। 100 एक है और 125 एक है, पर लेबर आवर ना, तो इनटू लेबर आवर्स 2। ये हो गया। क्या रह गया? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी है पर यूनिट? कि नहीं है? नहीं, नॉर्मल लॉस की नहीं है कोई स्क्रैप वैल्यू?
चलो सही है, ज़बरदस्त। नहीं है तो नहीं है। ये ले, क्या बन गई है? नहीं देखें। अच्छा, ये 9 मिलियन क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। क्या करना है अब इसको? अब हमने बांटना है। तो जब बांटना है तो उसके लिए हमें पोलन और स्टिग्मा के यूनिट्स पता होने चाहिए। तो पोलन और स्टिग्मा के यूनिट्स निकाल लेते हैं। इनपुट कितना होगा 75,000 किलो, और इसमें हमारा अंदाजा है कि नुकसान कितना हो जाएगा। अच्छा, ये ना लॉस बताने का एक और तरीका है। ये जो लिखा हुआ ना इनपुट आउटपुट रेशो, मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशो, ये इतनी रेशो है, यानी 100 डालते हैं तो 88 बनता है, यानी 12 लॉस होता है। तो ये नॉर्मल लॉस है कि एक्चुअल लॉस है? नॉर्मल, इतना होता है, ये नॉर्मल है। तो 100 रेशो 88 शो कर रहा है कि 100 इनपुट होता है तो 88 आउटपुट होता है। तो अगर ये इनपुट 75,000 है तो आउटपुट कितना होगा? 75,000 का 88%, 66,000। यानी इस डिपार्टमेंट से जो पोलन और स्टिग्मा दोनों मिला के बनेंगे वो 66,000 बनेंगे। अब इस 66 में से पोलन कितना होगा और स्टिग्मा कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? उनकी भी रेशो गिवन है, कितनी? 65 और 35। तो पोलन कितने किलो होंगे? 65% कह लें। फोर टू नाइन 900 और 23,100। ये हमें इनकी क्वांटिटीज मिल गई।
अच्छा, अगर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू होती तो यहाँ से मैं कितनी माइनस करता? कितना है नॉर्मल लॉस? 9,000 किलो ना, तो 9,000 किलो इनटू स्क्रैप वैल्यू करता, नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बात दोबारा सुन लें कि ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ही क्यों निकल आए, क्योंकि ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है। तो जो भी करंट पीरियड कॉस्ट है उसको कंप्लीटेड यूनिट से ही डिवाइड करना था, उन्हीं से मल्टीप्लाई कर लेना था। तो इसलिए इन्हीं को ऐड करके कह दिया कि ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। अब इसको इन दोनों में बांटना है, और बांटना है एनआरवी की रेशो में। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन हो जाएगी पोलन, स्टिग्मा और इनके यूनिट्स हैं 42,900 और 23,100, और इनकी एनआरवी पर यूनिट है, या नहीं पता पर यूनिट? नहीं पता? सेल प्राइस पता है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल है, टोटल, तो उनको पर यूनिट करना नहीं भूलना। सेल प्राइस कितनी है इसकी? 90। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट करने नहीं भूलने। हैं 1,35,000 को 42,900 से डिवाइड करो तो 1,500 आएगा। $3.15। तो पर यूनिट एनआरवी हो गई 86.85। स्टिग्मा का एक कितने का बिकेगा? और पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेस कितने डिवाइडेड बाय 23,100? 286 ये बाकी लोग भी देखिए, ये मैंने क्या किया है, ये इधर मैं मकड़ी बना के बता देता हूँ। ये मैंने किया है टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ये ऐसे किया मैंने, पर यूनिट बनाना था ना। टोटल एनआरवी 3,725,865 6623,925। तो हमें इस रेशो में ये बन जाएगा 10, 3, 4, 9, 7, 9, 0। सही किया? अरे वाह। इस रेशो में किसको बांटना है? इसको। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगी पोलन में 9 मिलियन इंटू 3,725,865 ओवर 10,349,790, और स्टिग्मा में 9 मिलियन इंटू 6,623,925 ओवर 10,349,790।
3239948 और इधर 5760 ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। जॉइंट प्रोडक्ट बस बहुत है और कल इसकी प्रैक्टिस और भी करा दूंगा। चलो खैर है, वो जो 20 मिनट लगाए हैं वो ज़ाया नहीं है। बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की मिसाल ऐसे है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वही बनाना था, लेकिन चूंगे में एक और भी चीज़ बन रही। अब वो जो चूंगे में बन रही है, वो जो चूंगे में बन रही है
वो बिक रही हैं। जैसे जैसे अच्छा, जो मुर्गी है, अब उस मुर्गी का गोश्त जो बिजनेस बेचता है, गोश्त, अब वो गोश्त चाहे 2-3 तरह से बेचे, कीमा कह के बेचे या लेग पीस कह के बेचे या पूरा पूरा फुल चिकन पीस कह के बेचे या पूरे टुकड़े करके बेचे, वो मीट बेच रहा है। दोबारा सुने, एक बिजनेस KNN की मिसाल ले लेते हैं, चलें। अब अगर प्रोसेस से या एक प्रोसेस से गुजर के जो चिकन है, मेन प्रोडक्ट है इसका मीट, इसका गोश्त, मीट, जो चिकन का गोश्त है वो मेन प्रोडक्ट है, और ये मुर्गियां ज़िबा कर करके गोश्त बेचना असल मकसद है। लेकिन इनके सिरियां, पाए, वो भी तो बिकने हैं ना। तो वो जो उनके पंजे, सिरियां, ये बिकनी हैं, ये भी लोग खरीदते हैं, तो ये भी इनका एक प्रोडक्ट ही है। तो अगर ये बिजनेस इस मुर्गी को ज़िबा करके गोश्त बेच रहा है, तो अगर वो साथ इसके पंजे और चोंचें और क्या होता है, पर बेच लें, पर ये भी तो इसी मुर्गी में से निकल रहे हैं ना। तो अब ये बिजनेस जो मेनली मुर्गियां इसलिए ज़िबा कर रहा है, इनका मेन प्रोडक्ट यही है, लेकिन ये भी अगर मुर्गी से निकल रहे हैं और इनको भी थोड़ा साफ सुथरा करके, जैसे पंजे साफ सुथरे करके बेच दें, तो आगे यखनी में इस्तेमाल कर लेंगे। ये इनकी सिरियां, हाँ हाँ, पंजों की जख्नियाँ होती है, नहीं पी कभी, पंजों की यखनी होती। ये जो गली मोहल्ले में सूप बेच रहे होते हैं, आपके ख्याल में मुर्गी का सूप बेच रहे होते हैं? तो छिछड़े, और यही शॉर्मा में क्या छिछड़े ही तो खाते हैं शॉर्मा में आप। नहीं नहीं, पंजों की यखनी पीते हैं, मैंने पी है पंजों की यखनी बहुत। जो मुर्गी का यखनी, मुर्गी का सूप अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पंजों की यखनी पीता है, तो पंजों की यखनी होती है, मैंने पी है बहुत बचपन में। नहीं नहीं, वो भी मीट ही है, बनती है, पंजों की भी यखनी बनती है। जो गरीब बंदा है ना, वो पंजे लेके जाता है दुकानदार से। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये भी बिकती हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट हैं, लेकिन मुर्गियां ज़िबा इसलिए की हैं ताकि उनकी चोंचें बेच सकें हम, उनके पर बेचने के लिए मुर्गियां ज़िबा की हैं नहीं। ये भी प्रोडक्ट है, किसी और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे जो पर हैं इनके, वो हो सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हो जहाँ कोई तकिए जिस तरह की चीज़ें बनती हों, या जो उनकी चोंचें हैं या जो 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 आंखें इधर बची रह गई हैं, हो सकता है वो और जानवरों की फीड में इस्तेमाल होती हो। तो ये सब भी बिकता है और ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन मुर्गियां ज़िबा करने का मेन मकसद ये था नहीं। तो ये चूंगे में बन गया, इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जो वैसे नहीं बनाने का मकसद था, लेकिन साथ साथ बन रहा है, तो क्या हर्ज है, साथ साथ बन जाए, कोई मसला नहीं इसमें। जैसे कॉलेज में क्लासेस कंडक्ट होना इनका मेन प्रोडक्ट है। अब उन क्लासेस के दौरान जो टेस्ट होते होंगे या जो टीचर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते होंगे, अगर कॉलेज वाले एक काम करें कि जो बच्चे घरों में हैं, इस दफा उन्होंने, अब तो खैर सिचुएशन ही बदल गई ना, अब तो सारे घरों में हैं, लेकिन मैं नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूं। कॉलेज का मेन प्रोडक्ट था कोचिंग प्रोवाइड करना। आल्दो के कॉलेज प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगा रहा, लेकिन मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। वो जो मेन प्रोडक्ट था कोचिंग, तो क्लासेस के दौरान जो टेस्ट होते थे, जो बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते थे टीचर्स, हो सकता है कॉलेज वाले कहें कि वो बच्चे जो पिछली दफा फेल हुए थे घर बैठ के ही पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे बच्चों को भी टारगेट किया जाए। तो वो क्लास में होने वाले टेस्ट क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट बना के, एक रेफरल टेस्ट बना के प्रोडक्ट बनाएं और बच्चों को बेचें जो कॉलेजेस में नहीं आ रहे। तो वो एक बाय प्रोडक्ट बन गया, यानी जो मेन काम हो रहा था उसी में से कुछ चुंगा निकला और वो भी बेच दिया, तो ये बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है क्योंकि बिकता है। अब अगर ये बिकता है तो उसकी कोई अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। एक पहली बात जो इंसाफ की है वो ये कि ये सारा का सारा खर्चा इस मेन प्रोडक्ट के लिए ही है, क्योंकि ये तो चूंगे में बन गया ना, तो सारा खर्चा इस मेन प्रोडक्ट के लिए ही है। बहरहाल चलें बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग देखते हैं।
जो बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग है, इसके किताब में 3 तरीके हैं, तीनों बता देता हूं। एक तरीका तो ये है कि इट इज कंसिडर्ड एज अदर इनकम। एक तरीका है कि इसको अदर इनकम मान लें, यानी कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। कितने से कैश डेबिट? जितना इसको बेच के आएगा। लेकिन ये एक बेकार तरीका है, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। एक तरीका है कि इसको बिल्कुल इज्जत के साथ सेल माना जाए। वो स्क्रैप सेल्स होती हैं, वो और चीज है। स्क्रैप सेल वही है वो जो कूड़ कबाड़ उठा के बेचना। लेकिन बाय प्रोडक्ट को भी बिजनेस ऐसा स्क्रैप सेल मान सकते हैं, तो फिर अदर इनकम भी बना सकते हैं। एक तरीका है कि इसको इज्जत के साथ सेल्स माना जाए। उस सूरत में क्या होगा? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन ये दोनों तरीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बकवास है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तरीका है और बाय डिफॉल्ट तरीका वही है, बाय डिफॉल्ट यही है। एग्जाम में आप यही तरीका लगा रहे होंगे, वो ये कि इट्स सेल वैल्यू इज कंसिडर्ड, या ट्रीटेड कह लें, एज a reduction in production costs। तीसरा तरीका यह है, और जो बाय डिफॉल्ट यही तरीका है, कि हम इसकी जो सेल वैल्यू है, यानी इसको बेच के जितना पैसा कमाएंगे उसको हम वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना ऊपर, मटेरियल कन्वर्जन, उसमें से लेस कर लेंगे। मटेरियल में से, जिस तरह नॉर्मल लॉस की करते थे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। मैंने इस पे स्टॉप वॉच ही ऑन नहीं की, पता नहीं कितनी देर का लेक्चर हुआ है। मेरा ख्याल 1 घंटा हुआ है मुश्किल से। अच्छा, इसी को मैं आगे चला रहा हूं, वो भी और बातें हैं। ये जो तीसरी वाली ट्रीटमेंट है, इसी को मैं अब और आगे एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहां तक नोटेड? अच्छा, अब मैं तीसरे वाले को और एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी आप नोट्स फॉर ये वाला ट्रीटमेंट, इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट यही है। बाय डिफॉल्ट यही वाला है, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से मुराद है कि सवाल में क्या करना है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, ये बताने लगा। और इसको याद रखने में आसानी होगी अगर आप नॉर्मल लॉस को सोचें कि नॉर्मल लॉस का हम क्या क्या करते थे।
जो जो नॉर्मल लॉस का करते थे ना, इसका भी वैसा वैसा सही है, ऑल्दो इट इज नॉट अ नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन जिस तरह नॉर्मल लॉस को हम ट्रीट कर रहे होते थे, इसकी भी मिलती जुलती ट्रीटमेंट है, इसलिए नॉर्मल लॉस वाली याद करते जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट बनाते जाते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल में आता है नॉर्मल लॉस। मैं फिर बता रहा हूं ये नॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन याद रखने में आसानी होगी कि जिस तरह नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता था ना, उसी से मिलता जुलता इसका भी है, तो इसलिए मैं नॉर्मल लॉस से बोल के इसको लिखवा रहा हूं। नॉर्मल लॉस क्वांटिटी स्केड्यूल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी आया करेगा। ये क्वांटिटी स्केड्यूल में बिल्कुल शो होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बनता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, उनको डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता, तो इसलिए इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं होगी, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड या शोन इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल लॉस का और क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए उसकी रिकवरी वैल्यू माइनस करते थे, तो इसकी सेल वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल वाला कॉलम इन कॉस्ट पर यूनिट न्यूमरेटर। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकला है। उसके बाद क्या होता था, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में नॉर्मल लॉस आता था, नहीं आता था। बिल्कुल, क्या वो भूल गया था, हाँ लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के बाद, जो आपने नहीं पढ़ा, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस आता है क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल आता है। नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और यूनिट्स में उसके यूनिट्स होते हैं, और बाय उसकी अमाउंट वाली साइड पे उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इसके यूनिट्स भी आएंगे क्रेडिट साइड पे और उसकी सेल वैल्यू भी आएगी। और हमने क्या पढ़ा कि डबल एंट्रीज, नॉर्मल लॉस की एंट्री होती थी कि वो आगे स्क्रैप इन्वेंट्री में जा रहा होता था। अगर तो इसने बस बिकना है तो फिर ये जाएगा बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री अकाउंट में, जिस तरह वो स्क्रैप इन्वेंट्री में जाता था ना, ये बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री में जाना होगा और इस प्रोसेस से निकल जाएगा। ये एंट्री किस अमाउंट से हो रही है, इससे, सेल वैल्यू से। जिस तरह नॉर्मल लॉस की एंट्री होती थी ना, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वही किया है मैंने। लेकिन अगर ये अभी बिकना नहीं है,
इसने अभी मजीद फर्दर प्रोसेस होना है और कोई और बेहतर चीज बन के बिकना है, तो अब ये यहां से कहां जाएगा? अगले प्रोसेस में। तो उसको हम कह देते हैं वर्क इन प्रोसेस 2। ये किस सूरत में होगा? अगर इसमें फर्दर प्रोसेस होना होगा तो। अच्छा, अब ये बात आप लिख लें, खुद मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लें कि ये तब होगा अगर इसमें फर्दर प्रोसेस होना होगा। और ये लिखने के बाद एक जुमला आगे और लिखना। तो पहले ये लिखें फिर बताता हूं अगला जुमला। वो लिख ली वहां तक बात? अच्छा, वो जो वहां लिखा ना डेबिट वर्क इन प्रोसेस 2, उसके साथ एरो लगा के नीचे लिख लें कि ये उस सूरत में होगा अगर इस बाय प्रोडक्ट ने अभी बिकने की बजाय आगे फर्दर प्रोसेस होना होगा। हो सकता है किसी और प्रोसेस में डाल के इसको इंप्रूव करके बेचते हो। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो इस प्रोसेस से इसकी सेल वैल्यू हमने क्रेडिट की है और अगले प्रोसेस में डेबिट कर रहे हैं, तो अगले प्रोसेस में ये क्या माना जा रहा होगा? इनपुट। देखें, हमने अगर ये प्रोसेस 1 से आउट किया एक बाय प्रोडक्ट के नाम से इसकी सेल वैल्यू पे, और उसके बाद ये अगले प्रोसेस में जा रहा है, तो अगले प्रोसेस का तो इनपुट बन गया ना ये। तो अगले प्रोसेस में इसके यूनिट्स और ये वाली वैल्यू अगले प्रोसेस के लिए एक इनपुट माना जा रहा होगा, और इस वैल्यू को उस अगले प्रोसेस के इनपुट की कॉस्ट माना जा रहा होगा। ये बात भी खुद लिख लें कि अगर ये वाकई अगले प्रोसेस में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है तो ये जो इसकी सेल वैल्यू है ये अगले प्रोसेस के लिए एक इनपुट बन जाएगा। चलें, बाय प्रोडक्ट खत्म। इसमें देखना, ये राइज वाली बुक में एक ब्रॉडवे के नाम का सवाल है, कोई ऑटम 2006 का सवाल होगा। ऑटम 2006 ब्रॉडवे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से होगा। है हाँ, 2006 अटेम्प्ट का। हाँ जी, आई कैप पे नहीं है। ब्रॉडवे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, DL1 और DL2। नहीं है? अच्छा, एक काम करना फिर,
ये एक सवाल छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ज़बानी देख ही आना चाहिए, आसान सा सवाल है। ये ना सिर्फ पैक की बुक में, पुराना है, सिर्फ पैक की बुक में, तो कोई जिसके पास पैक की बुक हो वो उसमें से पिक्चर लेके तो ग्रुप में डाल दे, क्वेश्चन की भी और आंसर की भी। ये है क्लास वर्क 15, क्लास वर्क 15 ब्रॉडवे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के नाम से। ऑटम 2006 का पुराना सवाल है, ऑटम 2006 का, लेकिन आसान सा सवाल है, देख लें अगर तो देख ही लें ज़बानी, वो भी ठीक है। क्लास वर्क 15 ब्रॉडवे मैन्युफैक्चरिंग, ये राइस की बुक में भी नहीं है, आई कैप में भी नहीं है, आसान सा सवाल है। अच्छा है कि जिसके पास है वो इसकी पिक्चर लेके ग्रुप में डाल दे, ये कराइएगा, चाहे देख ही आइएगा सिर्फ। कल मैं इंशाल्लाह ना इसका एक पास्ट पेपर का सवाल करा के और एक होमवर्क दे के फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है मैं कल वाली क्लास में ही अगला चैप्टर भी शुरू कर लूँगा। और अभी नमाज पढ़ के बताता हूँ कि अगली क्लास ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है? वो देखना है मैंने मीटिंग एक नमाज पढ़ के बताता हूँ। इब्ने माजा में रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सवाल किया गया कि कौन से अमाल इंसानों के ज़्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का डर, ने तकवा और अच्छा इखलाक। तकवा और अच्छा इखलाक ये ज़्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। और पूछा गया कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा जहन्नम में जाने का सबब होंगी, तो इसके जवाब में है खाली दो चीज़ें, मुंह और शर्मगाह। यानी जो हम अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं बुराइयों में, झूठ में, और शर्मगाह, आप सारे बड़े बच्चे हैं, जो भी आप लोगों की जो शैवानी ख्वाहिशात हैं उनके पूरा करने में आप जो भी कर रहे हैं, ये जहन्नुम में जाने का बाइस बनाने वाली चीज़ें हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।